इसराइल अपनी इस हरकत को कैसे जायज ठहरा सकता है? गजा के अहली अस्पताल पर बमबारी, वो अस्पताल जिसमें सैकड़ों बच्चे, बुजुर्ग, बीमार मौजूद थे, और आपने वहां पर बमबारी कर दी। बेंजामिन नेतन्याहू आने वाले समय में एक क्रूर युद्ध अपराधी के तौर पर याद किए जाएंगे, और उसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, मैं अब आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया, गजा में अहली अस्पताल में इस्राएली सेना ने बमबारी की है। वो तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा सकता, मगर अहली अस्पताल के प्रशासन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। दोस्तों, मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखिए। आप देखिए किस तरह से यह शख्स अपनी बात रख रहा है और कैमरा जूम आउट करता है, और जैसे जैसे कैमरा जूम आउट कर रहा है, आप हकीकत को देख रहे हैं। दोस्तों, आप इस डॉक्टर के आसपास लाशें किस तरह से बिखरी पड़ी हुई हैं, वो तस्वीरें देख रहे हैं। यह है अहली अस्पताल की हकीकत। यह है इस्राएल के युद्ध अपराधों की हकीकत। मैंने इस मंच पर हमेशा हमास के आतंकवादी हरकतों, उनकी आतंकवादी हमलों की भर्त्सना की है, आलोचना की है, मगर ये आपने तमाम हदें पार कर दी एक अस्पताल पर बमबारी करके। टेलीविजन इतिहास के तमाम जूम आउट्स में यह सबसे खौफनाक जूम आउट था। और आप में से जो लोग जूम आउट नहीं समझते, जूम आउट दरअसल एक टेक्निकल टर्म है। जब धीरे धीरे दृश्य जो है बड़ा होता है, और दृश्य जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, आप पीछे के नजारे को देखते हैं, जो कि आपने अभी अभी इस तस्वीर में देखी। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। दोस्तों, सिर्फ 20 घंटे पहले की तस्वीर अहली अस्पताल की। आप यहां देख सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और अस्पताल की सफाई कर रहे हैं। क्या उन्हें इस बात का अंदाजा था कि इस्राएल इस अस्पताल पर बमबारी करेगा? अंदाजा था उन्हें इस बात का? दोस्तों, कल रात को जब यह खबर देखी, उसके बाद से मैं निशब्द हूं, और मैं काफी देर तक सोचता रहा कि इस खबर को मैं कैसे करूंगा। क्योंकि बच्चे चाहे किसी भी देश के हों, किसी भी मजहब के हों, उनकी खून सी सनी लाशें जो हैं, वो देखना किसी के लिए भी मुश्किल है। यह कैसा क्रूर व्यक्ति होगा जो ऐसी हरकत को अंजाम दे सकता है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो इस्राएल में हैं, उन्होंने इसकी आलोचना की है। हालांकि बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति कह क्या रहे हैं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों उनका बयान अंग्रेजी में बयान है, जिसका अनुवाद मैं बाद में करूंगा। आई एम आउटरेज्ड एंड डीपली सैडन्ड बाय द एक्सप्लोजन एट द अल अहली अरब हॉस्पिटल इन गजा एंड टेरिबल लॉस ऑफ लाइफ दैट रिजल्टेड. Immediately upon hearing this news, I spoke with King Abdullah II of Jordan and Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and have directed my national security team to continue gathering information about what exactly happened. बाइडेन कह रहे हैं कि मैं दुखी हूं इस हमले से, और इस हमले के तुरंत बाद मैंने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II और इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। मेरी जो राष्ट्रीय सुरक्षा टीम है, वो तथ्यों की जानकारी जुटा रही है। मगर आपने गौर किया होगा दोस्तों, यहां पर अमेरिका ने इस्राएल की आलोचना नहीं की। इसीलिए ये दोहरे मापदंड कई मुस्लिम लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। आप नाराज हैं, आप दुखी हैं, वो दिखाई दे रहा है आपके लहजे में। मगर सबसे शॉकिंग है, आपको साफ शब्दों में इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। दोस्तों, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पश्चिमी देश और अमेरिकी देशों में अगर दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं इस्राएल और फलस्तीन को लेकर, तो बात समझ आती है। मगर मैं आपको बताता हूं कि मुस्लिम देश क्या कर रहे हैं। इस खबर को देखिए, जो अपने आप में कितनी शॉकिंग है। क्या आप जानते हैं कि मुसलमान देशों ने फलस्तीनी शरणार्थियों को लेने से मना कर दिया है? यह तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किंग जॉर्डन अब्दुल्ला II और इजिप्ट के जो प्रमुख हैं, वो मुलाकात कर रहे हैं। और इस मुलाकात के बाद यह कहा गया है, एक्सेप्टिंग पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज फॉलोइंग द वॉर इन गजा इज अ रेड, देयर विल बी नो रेफ्यूजीज इन जॉर्डन एंड देयर विल बी नो रेफ्यूजीज इन इजिप्ट। ये दोनों तो मुस्लिम देश है ना।
कहां मर गई आपकी इंसानियत? आप ये कह रहे हैं इस मौके पर कि हम फलस्तीनियों को अपने देश में घुसने नहीं देंगे। और यह बयान दिया है जॉर्डन और मिस्र ने, जो कहने को मुस्लिम देश हैं। इसलिए मैंने कहा यूरोप में दोहरे मापदंड बात समझ आती है। हालांकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, लंदन जैसे देशों में, इसके अलावा अमेरिका में फलस्तीन पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। व्हाइट हाउस की यह तस्वीर देखिए दोस्तों। यहां पर यहूदी लोग अपने ही देश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि मेरे नाम पर यह अत्याचार मत कीजिए। यह प्रदर्शन लेके ये लोग व्हाइट हाउस पहुंच गए हैं। अमेरिकी सत्ता, अमेरिकी राजनीति की सबसे ऊंची गद्दी पर ये यहूदी पहुंच गए। मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जॉर्डन और मिस्र जैसे मुस्लिम देशों से कि इस मौके पर आप अपना मुंह फलस्तीनी शरणार्थियों से कैसे मोड़ सकते हैं? क्या वजह है आपकी, मैं समझना चाहता हूं। अस्पताल पर बमबारी की जा रही है दोस्तों, ये इतनी शॉकिंग बात है। मैंने वो वीडियो आपको दिखाया, फिर से देखिए वीडियो। ये बच्चे खेल रहे हैं। 20 घंटे पहले का ये वीडियो है दोस्तों, और 20 घंटे बाद मैं आपको बतला दूं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन की जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने बहुत ही एक मार्मिक बात कही। उनकी बात को आप सुनिएगा, मगर उससे पहले मैं इसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूं। यहां पर संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीन की जो प्रतिनिधि हैं, वो ये कह रही हैं कि आज हमारे बच्चे अपने नाम अपने हाथों में लिख रहे हैं, ताकि अगर किसी बमबारी में वो मारे जाएं तो उनकी पहचान जो है वो पता चल सके। हमारे जो पुरुष हैं, हमारे जो मर्द हैं, वो व्यापक पैमाने पर कब्र खोद रहे हैं उन लोगों को दफन करने जिनकी पहचान हो सकी, और उन लोगों को भी दफन करने जिनकी पहचान नहीं हो सकी। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। Today, our children are writing their names on their palms in order to be recognized once the bombs hit their homes. Our men are digging mass graves to bury the identified and the unidentified. हालात बद से बदतर हैं दोस्तों। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र में जो मानवाधिकार की प्रतिनिधि हैं रवीना, वो क्या कह रही हैं। रवीना यहां कह रही हैं कि अब तक 4200 लोग गजा में मारे जा चुके हैं पिछले 10 दिनों में, और व्यापक पैमाने पर लोगों का विस्थापन हो रहा है। लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है। लोगों की हालात बदतर होते जा रहे हैं, और ऐसे मौके पर जॉर्डन और मिस्र ने शरणार्थियों को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। सुनिए रवीना क्या कह रही हैं। With a staggering 4,200 people killed, over 1 million people displaced in just 10 days, and large areas in the Gaza Strip reduced to rubble, we have grave fears about the toll on civilians in the coming days. Military operations show no sign of abating. The continued siege on Gaza is affecting water supply, food, medicine, and other basic needs. And there are daily indications of violations of the laws of war and of international human rights law. आज हम अपने अंदर की इंसानियत को खत्म नहीं कर सकते हैं दोस्तों, खत्म नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो यहूदी व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू एक युद्ध अपराधी बनकर रह गया है। किस तरह का कहर बरपाया जा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्रालय त्वरित बयान दे, क्योंकि इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, ना भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से, ना एस जयशंकर की तरफ से, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई बयान आया है। बहुत जरूरी हो जाता है कि इस लम्हे पर हम बताएं कि हमारी संवेदनाएं कहां हैं और हमारी इंसानियत कहां पर है। दोस्तों, इसके बाद मुझे डर है, मुझे आशंका है कि हालात बद से बदतर होंगे। अब कई ऐसे देश जो दूर से इस तमाशे को देख रहे थे, कई ऐसे मुस्लिम देश, अब उन्हें दखल देना पड़ेगा। दुनिया एक बहुत ही खतरनाक मुकाम पर है दोस्तों। कई मुस्लिम देश सोच रहे थे कि शायद ये गुजर जाएगा, मगर इस्राइल बार बार इस तरह की हरकतें कर रहा है जिससे ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहता कि हालात काबू में हों। इस्राइल को यह भी अंदाजा नहीं है कि अपनी इस हरकतों से वो दुनिया भर में फैले यहूदियों और अपने इस्राइली जो नागरिक हैं उनके लिए कितने मुश्किल हालात पैदा कर रहा है, और खुद के लिए कितनी मुश्किल हालात पैदा कर रहा है।
इसी मंच पर मैंने हमास की आतंकवादी कार्रवाई की बार बार आलोचना की है और अब भी करता रहूंगा, मगर इस्राएली सेना के पास कोई अधिकार नहीं है इस तरह से अहलिया अस्पताल में बेकसूरों को मौत के घाट उतार देना। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।